सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। तो इससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बार बार वीडियोज आपके पास नहीं पहुंच पाएंगी क्योंकि यूट्यूब अपडेट नहीं देता आपके पास बार बार वीडियो पहुंचाने का, तो इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले के वीडियो लिंक्स को भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है प्लेलिस्ट बना के, तो वहाँ से चेकआउट करिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसका एक मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। देखो, आपके घर के पास एक नया मार्केट बना है। उस मार्केट की वजह से अगर आप वहाँ पे अपनी कोई शॉप खोलते हैं तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अगर आप अपने घर पे खोलते हैं, उस मार्केट के यहाँ ना खोल के, तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी कम है। तो हम क्या बोलेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल, मार्केट के पास वाले पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा है। पोटेंशियल मतलब क्या? उस पॉइंट की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है कि कोई भी वहाँ पे दुकान खोलेगा तो चलेगा, लेकिन आपके घर के पास कोई दुकान खोलेगा तो चलने की प्रोबेबिलिटी कम है, तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। तो ये पोटेंशियल बनता कैसे है? कैसे पोटेंशियल बना? क्योंकि न्यू मार्केट खुला। अगर मार्केट नहीं खुलता तो उस पॉइंट का पोटेंशियल ज़्यादा नहीं होता। अब जैसे जैसे उस मार्केट से दूरी बढ़ती जा रही है तो पोटेंशियल पॉइंट का कम होते जा रहा है उस मार्केट के रिस्पेक्ट में। कहाँ जीरो हो जाएगा? तो आपके घर के पास मार्केट खुला है, लेकिन मेरे यहाँ अगर एक दुकान खोलो तो उस मार्केट की वजह से नहीं चलेगा। मतलब उस मार्केट का पोटेंशियल मेरे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। मेरी डिस्टेंस कितनी है? बहुत ज़्यादा, मतलब इनफाइनाइट। आपके घर से डिस्टेंस है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे किसी भी चीज़ की वजह से पोटेंशियल जीरो हो जाता है। ठीक है ना? तो यही समझाना था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में भी। एक हमारा चार्ज है Q, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड इसने बनाया हुआ है। जो भी चार्ज को रखते हैं चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो कहाँ होगा? इनफाइनाइट पे, कहीं कहीं इनफाइनाइट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। पोटेंशियल बोलते किसको है? अगर एक चार्ज को यहाँ पे लाते हैं, एक पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे A, एक पॉइंट है A, यहाँ पे कोई चार्ज है जिसको हम लाते हैं Q। यहाँ से हमको इसको लाना है B पे, तो हमको इधर की तरफ धक्का दे के काम करना पड़ेगा। वर्क डन मतलब कि फोर्स लगाया इधर की तरफ, ये आने नहीं देगा। ये जो चार्ज है ये भी पॉजिटिव नेचर है, ये भी पॉजिटिव जिसने अपना फील्ड बनाया है, और ये जो टेस्ट चार्ज है ये भी पॉजिटिव नेचर है। इसको इधर से इधर धक्का देना पड़ेगा। हमको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स। और फोर्स लगा के हम क्या करेंगे? डिस्प्लेस। जब भी एक फोर्स से किसी भी चीज़ को डिस्प्लेस करते हैं तो क्या होता है? वर्क। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। क्यों? तो इसको हम ये बोलेंगे कि इसकी वजह से ये जो चार्ज है इसकी वजह से इसका पोटेंशियल ज़्यादा है और इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है। मतलब क्या कि कम पोटेंशियल से ज़्यादा पोटेंशियल में लाने के लिए काम करना पड़ता है। इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है, इस वजह से हमको काम करना पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात? मतलब कि हर चार्ज जो अपना फील्ड बनाता है इसकी वजह से इसके आसपास के पॉइंट की वैल्यू या पॉइंट की क्वालिटी बदल जाती है। जैसे मार्केट खुलने से आपके मार्केट के आसपास के पॉइंट की क्वालिटी बदल गई थी। पहले मार्केट नहीं था तो शॉप नहीं चलता, लेकिन अब आ जाने से शॉप चलता है। मतलब पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक कुछ आ गया। तो इसको भी रखने से इस पॉइंट का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव कराने में कुछ भी नहीं करना पड़ता। यहाँ पे ये फोर्स इफेक्ट इस पे एक फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये फोर्स यहाँ पे कम है और यहाँ पास लाएंगे तो ज़्यादा है। ये इसको ज़्यादा फोर्स से रिपेल करेगा, इसलिए यहाँ से यहाँ लाने में हमको उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ रहा है। अब इसका पोटेंशियल कुछ और है, इसका पोटेंशियल कुछ और है। अब A से B तक एक चीज़ को लाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस है तो हमको काम करना पड़ रहा है। अब अगर एक पॉइंट यहाँ पे C ले लेते हैं तो A से C में लाते हैं अगर हम एक बार, तो A से C में लाने पे भी कुछ काम करना पड़ रहा है और A से B में भी लाने पे काम करना पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस है, A से B में लाने पे हमको कम वर्क करना पड़ रहा है। A से B तक लाने में कम वर्क करना पड़ रहा है और A से C तक लाने में ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा है। तो कैसे इसको साइंस में हम डिफाइन करेंगे कि A और B के बीच का जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कम है। जैसे मान लो इसका 8 है तो इसका 5 है, लेकिन इसका 10 है, तो इनके बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस ज़्यादा है
मतलब यहाँ पे 10 फोर्स लगाता है ये चार्ज लाने पे, यहाँ पे भी 5 ही लगाता है, तो 5 से 10 लाने में ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, 5 से 8 लाने में कम काम करना पड़ रहा है। तो ऐसे डिफाइन करेंगे कि पोटेंशियल का जो डिफरेंस है ये ज़्यादा हो जा रहा है, इस वजह से वर्क डन ज़्यादा हो जा रहा है। अगर हम V2 एक पोटेंशियल ले और एक V1, तो इसका डिफरेंस ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब कि V2 माइनस V1 हो जा रहा है ज़्यादा। जितना ये ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमको वर्क डन करना पड़ेगा। ये होता है पोटेंशियल। मतलब वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? पोटेंशियल के डिफरेंस पे। ज़्यादा अगर एक और पॉइंट डी पे लाते हैं ए से, तो और वर्क करना पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो एक छोटा सा चार्ज Q है जो 1 कूलम का है। अगर ये बड़ा चार्ज होता 2 कूलम का तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ता यहाँ से यहाँ लाने में, क्योंकि और ज़्यादा इसको रिपेल करता और हमको और ज़्यादा फोर्स लगा के लाना पड़ता। तो एक चीज़ हम और देख रहे हैं कि जो काम बढ़ रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज पे, कि चार्ज कितना बड़ा हम ला रहे हैं। तो ये जो वर्क डन है 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, दोनों को आपस में मिला दो तो ये प्रोपोर्शनल आ जा रहा है Q और V2 माइनस V1 के। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन अगर हमने हटा दिया तो यहाँ पे एक इक्वल का साइन आता है और एक कांस्टेंट K आता है। K की वैल्यू यहाँ पे डिटरमाइन की गई थी जिसकी वैल्यू 1 आई थी, तो इसको हम फार्मूले से हटा देते हैं। ये हमारा वर्क डन का एक्चुअल फार्मूला है जो चार्ज इनटू डिफरेंस इन पोटेंशियल है। अब ये डेफिनेशन इसी फार्मूले से आया है। कैसे आया इसको मैं यहाँ पे बताता हूँ। ये देखो, यहाँ से अगर हम V2 माइनस V1 करते हैं तो ये क्या आ जाता है? W/Q। हमको डेफिनेशन बनाना है, ये जो पोटेंशियल है कोई एक पॉइंट पे रहने देना है, एक का पोटेंशियल छोड़ देना है और एक वर्क डन छोड़ देना है, और दोनों को बाकी सारी चीज़ों को हटा देना है। हमको पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं यूज करना, सिर्फ एक पॉइंट का पोटेंशियल हमको रखना है और बाकी सारी चीज़ों को हटा के सिर्फ W से उसको इक्वेट कर देना है ताकि डेफिनेशन आए हमारा। तो कहाँ से डेफिनेशन बना था? हमने क्या बताया था आगे ही कि इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एक ना एक जगह जीरो होगी, लेकिन वो जगह कहाँ होगी? इनफाइनाइट पे। इसका इनफाइनाइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उस पॉइंट का कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल जीरो बदलेगा इसकी वजह से। जैसे आपके घर के पास मार्केट की वजह से यहाँ की मैं जहाँ दुकान खोलूँगा अपने हाथ, उसकी वजह से नहीं चलेगी। समझ में आ रही बात? तो ठीक इसी तरह से ये जो V1 है जहाँ से हम ला रहे हैं किसी भी इस पॉइंट को, हम कहाँ पे अगर मान ले इनफाइनाइट पे मान ले, तो V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। V1 मतलब Q चार्ज की वजह से इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जी हो जाएगा 0। तो सिर्फ क्या बच जाएगा? V2 बच जाएगा। और यहाँ पे वर्क डन, और चार्ज को हम कितना मान लें? 1 कूलम। मतलब कि अगर 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से हम लाते हैं तो ये जो पोटेंशियल है V2 ये किसके इक्वल हो जाएगा? W के। मतलब कि एक पॉइंट का पोटेंशियल सिर्फ बच जाएगा। अगर इस पॉइंट को हम इनफाइनाइट पे मानते हैं तो इसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा। और चार्ज जो हम लाते हैं उसको हमने कितना मान लिया कि हम 1 कूलम का एक पॉजिटिव चार्ज लाते हैं इनफाइनाइट से पकड़ के, तो जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है? वर्क डन के इक्वल हो जाता है। समझ में आ रही बात? यही डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी से कहाँ लाना है? टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये हमारा पोटेंशियल है। इस फॉर्मूले पे हम बहुत सारा न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं आगे, इंपॉर्टेंट भी है इस बार इस चैप्टर के लिए। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका यूनिट वोल्ट होता है। वोल्ट साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे इसको रखा गया यूनिट को। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं। तो इक्वी पोटेंशियल वर्ड से ही हमको समझ आता है कि वहाँ पे पोटेंशियल सेम होता होगा। कैसे पोटेंशियल सेम होता है? तो ये एक चार्ज है, यहाँ पे बना हुआ चार्ज है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट पे, यहाँ से इसका डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, दोनों पे ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। यहाँ पे पोटेंशियल कुछ होगा, यहाँ पे पोटेंशियल कुछ होगा, क्योंकि ये पास है और ये थोड़ा दूर है। मतलब क्या कि अगर इस पॉइंट को हम यहाँ पे ले लेते तो यहाँ से इसका भी डिस्टेंस सेम होता, यहाँ से इसका भी डिस्टेंस सेम होता। तो हमने क्या देखा कि इन पॉइंट्स का जो पोटेंशियल है, अगर चार से सेम डिस्टेंस पे हम जाते हैं और चेक करते हैं पोटेंशियल, तो वो सेम मिलता है। समझ में आ रही बात? तो ये जितने भी पॉइंट्स है, एक स्फीयर ये बन रहा है, ये चार से अगर सेम डिस्टेंस पे हैं तो इनका पोटेंशियल सेम है। तो उन सारे पोटेंशियल के पॉइंट को जहाँ पे चार से डिस्टेंस सेम है, अगर सबको एक साथ मिला दिया जाए
सबको एक साथ मिला दिया जाए तो एक सरफेस क्रिएट हो जाता है, और वो एक ऐसा सरफेस होता है जिसका पोटेंशियल इक्वल होता है, और इसी सरफेस को हम बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहाँ पे तो क्या बोला गया है, द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो लोकस होता है, मतलब लोकेशन होता है कितने पॉइंट्स का, सभी पॉइंट्स का, जहाँ पे पोटेंशियल किसी भी सिस्टम के चार्ज की वजह से, एक चार्ज या बहुत सारे चार्जेस की वजह से सेम होता है। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टी बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है, तो यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी तो सेम लिख देंगे, द पोटेंशियल ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज सेम। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज ऑलवेज मेक्स राइट एंगल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ऐसा जो बन रहा है, लेकिन यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स देखें एक चार्ज के लिए तो बाहर की तरफ निकलेगी, यहाँ पे बाहर की तरफ निकलेगी, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बाहर की तरफ है और इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ऐसे बन रहा है, तो इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 90, और 90 को ही क्या बोलते हैं, राइट एंगल। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से राइट एंगल बनाता है। ये एक हो गया प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन इज जीरो। वर्क डन तो जीरो होगा ही, क्यों, वर्क डन होता ही कब है, जब पोटेंशियल में क्या हो भाई, डिफरेंस हो। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल में डिफरेंस है नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम होते हैं, तो डिफरेंस कितना है, जीरो, तो वर्क डन भी हमारा कितना, जीरो। ये एक प्रॉपर्टी हो गई कि यहाँ से कहीं पे भी डिस्प्लेस कर दो आप किसी चार्ज को तो आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही चला जाएगा। तो ऐसे ही 3 प्रॉपर्टी थी। और भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि ये देखो, एक यहाँ पे भी लोकस ले ले तो ये भी हमारे क्या बन रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि यहाँ से भी डिस्टेंस सब पॉइंट का सेम है, तो इसका अलग पोटेंशियल रहेगा, इस वाले का अलग पोटेंशियल रहेगा। मतलब जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेज हैं ये कैसा बिहेव कर रहे हैं, एक स्फीयर जैसा, और एक ऐसा हर स्फीयर का जो सेंटर होता है वो एक होता है। तो एक ये भी प्रॉपर्टी लिख सकते हो। और भी लिख सकते हो कि एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कट नहीं कर सकती थी, जो रीजन मैंने दिया था। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी बना के लिख सकते हो, लेकिन 3 प्रॉपर्टी सफिशिएंट है। इन वीडियोज को जो तुम्हारे लिए बनाए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इससे बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस करने से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे आपके 2021 के एग्जाम में। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।